हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बेसिमरीकरण यानी बेसिमराइजेशन, वहां पर बेसिमरीकरण क्या होता है और उससे संबंधित जो रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी है ना। उसके बाद अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में आएगा वो है आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, है ना, या उसको कह देते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। देखिए एक छोटी सी बात और है कि इसको आप यहाँ पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी के नाम से जानते हैं। और यही श्रेणी आपको 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन जो आपका चैप्टर है उसमें भी ये मिलती है ना। वहां पर बस इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, वहां पर इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहां पर इस नाम से, वहां पर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी कुछ मुख्य बातें पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी मेटल एक्टिविटी सीरीज, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी भी इसको कह सकते हैं या सक्रियता श्रेणी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ये होती क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी का, देखिए सक्रियता का मतलब होता है क्रियाशीलता, कार्य करने की शक्ति, है ना। तो उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की धातुओं को या तत्वों को, है ना, क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को एक क्रम में रखा गया है, एक श्रेणी बना दी गई है, एक क्रियाशीलता का ऑर्डर बना दिया गया है, एक क्रम बना दिया गया। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक क्रम से, उनकी क्रियाशीलता के क्रम से उनको व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो विभिन्न धातुओं को या विभिन्न तत्वों को, है ना, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आपको लिख सकते हैं, है ना। क्रियाशीलता वर्ड यूज कर सकते हैं या सक्रियता, मान लिया क्रियाशीलता आपने लिखा जैसे, है ना। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर विभिन्न धातुएं आपकी हैं या विभिन्न एलिमेंट तत्व आपके दिए गए। देखिए क्या लिखा है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक। उसके बाद इसी के नीचे ये सारी होती है, यहाँ पर स्पेस है नहीं तो आप पाएंगे नहीं, इसलिए जब आप लिखिएगा कॉपी में तो चाहे नंबर डाल करके लिख लीजिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, है ना। उसके बाद इधर नंबर, फिर इधर नंबर, नंबर डाल लेंगे तो आपको नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नंबर के हिसाब से एक ऑर्डर बन जाएगा। और फिर आपको ये इसके नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर पड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ठीक, ये जानकारी आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर आप साइड में इसके 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिएगा, इसका सीरियल नंबर क्रम लिख दीजिएगा, बस इसको आपको नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। होती ये सब क्या है, एक नीचे होती है एक दूसरे के, यानी ये सीरीज पूरी यहाँ ऊपर से चालू होकर के नीचे पूरी चलती जाती है ना। और यहाँ पर खत्म होती है गोल्ड पर, एयू पर। ठीक, तो यहाँ पर ये धातुएं हैं या ये तत्व हैं जिनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ये देखिए सामने आपके लिखे हुए हैं। ठीक, अब इतने सारे एलिमेंट इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का भी तरीका मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा है, लिख बा सरकाना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हो क्यों हज अज पट ओ, लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, तो आसानी से आप इनको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लिखबा, ली से क्या हो जाएगा, लिथियम, का मतलब के से क्या हो जाएगा, पोटेशियम, बा से बी ए, बेरियम। ठीक, सर का मतलब एसार, सर से सर, स्ट्रांसियम है। ठीक, का से कैल्शियम, फिर ना से हो जाएगा सोडियम, फिर उसके बाद मग तो Mg यानी मैग्नीशियम, फिर अल का मतलब एल, देखिए Al यानी एल्युमिनियम। ठीक, उसके बाद जन का मतलब जन, तो ये देखिए जन का मतलब जिंक। ठीक, उसके बाद कर का मतलब Cr क्रोमियम, फिर उसके बाद फी
फी का मतलब एफी मतलब लोहा आयरन। ठीक, उसके बाद करफी, कड का मतलब सीडी कैडमियम। को कड को का मतलब कोबाल्ट। नी का मतलब निकेल। सन का मतलब एसेंटिन। पब का मतलब पीबी यानी लेड। हो का मतलब हाइड्रोजन, है ना। फिर उसके बाद क्यों का मतलब सीयू कॉपर। ठीक, उसके बाद हज का मतलब Hg मरकरी। अज का मतलब Ag यानी सिल्वर चांदी। पट का मतलब Pt यानी प्लेटिनम। फिर ओ का मतलब हो जाएगा एयू का मतलब ऑरेट का मतलब होता है गोल्ड यानी सोना। ठीक, तो यहां से लेकर के लिखबा सरकाना मग अलमंजन करफी कड़को नीसन पब क्यों हज अचपट ओ, याद कर लीजिए सारे एलिमेंट आपको एक ट्रिक से पूरे बाकायदा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। मुझे नहीं लगता किसी ने ये तरीका बताया होगा आपको, है ना, लेकिन यहां पर मैंने आपको बता दिया है तो सारे एलिमेंट आपको इसमें याद हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गई धातुओं की सक्रियता श्रेणी। कौन कौन से एलिमेंट हैं तो यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, इनको क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, ये बात हो गई। अब इस श्रेणी में क्या होता है कि इस श्रेणी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना, जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन वहां पर बनते रहते हैं इसके अंदर। तो लक्षण में देखिए प्रॉपर्टीज में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, ये देखिए लिखा लक्षण, कई सारे लक्षण होते हैं, सबका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है प्रबल अपचायक होती है, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। यानी इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु होगी वो प्रबल अपचायक। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर देखिए लिथियम है, एलाई लिथियम है, एलाई सबसे ऊपर है। तो बताया गया नियम कहता, लक्षण कहता है कि प्रबल अपचायक होती है, यानी जो धातु सबसे ऊपर होगी वो सबसे प्रबल अपचायक होगी। तो सबसे अपचायक कौन है, ये है एलाई यानी लिथियम। तो ये सबसे प्रबल अपचायक है। अब ये सबसे ज्यादा है तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। यानी यहां से नीचे आएंगे तो ये इससे कम, 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 और इसी तरीके से एयू जो गोल्ड है सोना वो सबसे कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी है, लिथियम की। सबसे कम किसकी होगी, तो गोल्ड यानी एयू की। अब ये अपचायक क्षमता क्या होती है तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिथियम है, ये लिथियम है, लिथियम यानी जब कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण, और उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपचायक, है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी तत्व कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसका नाम क्या रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपचायक। जैसे यहां पर लिथियम है तो लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने प्लस का चार्ज लग जाएगा, है ना। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण, है ना। तो यानी कि आपसे प्रश्न घुमाया जा सकता है कि सबसे जल्दी ऑक्सीकरण किसका होगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकरण किसका होगा। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकरण किसका होगा, लिथियम का। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपचायक। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले पदार्थ या तत्व को क्या कहेंगे, अपचायक। तो प्रबल अपचायक है, यानी लिथियम बहुत तेजी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यानी इसका ऑक्सीकरण बहुत तेजी के साथ होगा लिथियम का। ठीक, तो यहां पर ये लिथियम क्या है, बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में बन जाए आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे जल्दी या सबसे आसानी से ऑक्सीकरण दिखाता है या ऑक्सीकरण क्रिया देगा, है ना। तो 4 ऑप्शन में दे दिया जाए आपको, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कोई भी 4 एलिमेंट इसमें दे दिए जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर ये श्रेणी आपको याद है क्रम, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई। अब उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये बना सकता है अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए, अपचायक क्षमता के घटते क्रम में लगाइए। तो देखिए ऊपर वाला सबसे ज्यादा अपचायक है, इसमें कोई 4 एलिमेंट आपको दे देगा और पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूं आपको प्रश्न, जैसे यहाँ पर कह दिया इसने, आपको दे दिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, ये 4 धातुएं दे दिया और आपसे कह दिया इनको अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए।
तो अपचायक क्षमता क्या, अपचायक क्षमता ऊपर वाला तत्व जो ऊपर होगा उतना ही प्रबल अपचायक होगा, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो इनको अब आपको श्रेणी में देखना होगा कि ये कहां पर है। तो देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा, कैल्शियम। उससे कम देखिए Mg आया मैग्नीशियम, तो उसके बाद मैग्नीशियम। उससे कम कौन होगा, उसके बाद जिंक और आयरन दिया, फिर आपका ये देखिए जिंक है तो फिर जिंक आ जाएगा। उससे कम है कौन है आपका, तो ये देखिए लोहा है, आयरन Fe, तो उससे कम आपका आयरन हो जाएगा। तो इस तरीके से घटता बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये आपको लक्षण पता है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये पहला लक्षण हो गया अपचायक गुण का, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला गुण मैं आपको बताता हूं। तो सेकंड नंबर लक्षण देख लेते हैं। सेकंड देखिए क्या कहता है, श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है सबसे कम आक्सीकारक होती है। देखिए उसी का जस्ट उल्टा पॉइंट आ गया, सबसे ऊपर वाली सबसे अच्छी अपचायक है, तो अगर सबसे अच्छी अपचायक है तो सबसे खराब आक्सीकारक होगी, क्योंकि आक्सीकारक अपचायक क्षमता एक दूसरे के जस्ट उल्टा होते हैं। तो सबसे खराब आक्सीकारक यहाँ पर कौन होगा, सबसे खराब आक्सीकारक होगा आपका लिथियम, क्योंकि ये सबसे अच्छा अपचायक है ना। और दोनों गुण एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, उल्टा है। तो सबसे खराब आक्सीकारक ये होगा और सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन होगा, Au यानी गोल्ड। अब ये आक्सीकारक क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन, ठीक, और उस पदार्थ को कहते हैं आक्सीकारक। तो सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन हो जाएगा, सबसे अच्छा आक्सीकारक हो जाएगा गोल्ड यानी सोना, Au। सबसे खराब आक्सीकारक या सबसे कम आक्सीकारक कौन होगा, लिथियम। अब यहाँ 4 एलिमेंट देकर के आपसे घटते बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। मान लिया जैसे ऐसे प्रश्न बना दिया आपसे, है ना, कि दे दिया आपको कॉपर Hg, हाइड्रोजन, और यहाँ पर दे दे मैग्नीशियम, और यहाँ पर दे दे जिंक। चलिए अब देखिए 4 एलिमेंट देकर के आपसे पूछ रहे हैं आक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाइए, आक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में लगाइए। तो देखिए लिखा कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम और जिंक, 4 लिखे हैं। अगर आपको ये सारणी याद है, ये सक्रियता श्रेणी याद है, तभी ये प्रश्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। याद करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है, तो चारों को देख लीजिए। अब यहाँ आक्सीकारक क्षमता के घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो जैसे आक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में पूछा गया, तो इसमें देखिए जो जितना नीचे होगा श्रेणी में उतना अच्छा आक्सीकारक होगा। तो देखिए इसमें कॉपर कहां पर है, तो कॉपर आपका है, ये देखिए यहाँ पर कॉपर। मरकरी कहाँ है, तो मरकरी आपका यहाँ पर है। उसके बाद मैंगनीज कहाँ है, मैंगनीज आपका यहाँ पर है। फिर जिंक कहाँ है, जिंक से नीचे, तो सबसे नीचे इसमें कौन है, सबसे नीचे आप में मरकरी है, तो सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन होगा, मरकरी। उससे कम तो उसके पीछे चले आइए, फिर आपको मिलेगा कॉपर, यानी ये Cu है। फिर उसके पीछे चले आइए, फिर आपको मिलेगा जिंक। फिर उससे कम कौन होगा, तो मैग्नीशियम, ठीक। तो ये है आपका आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता, ठीक। एक सिंपल सा प्रश्न टाइप में मैंने आपको करवा दिया। आक्सीकारक क्षमता का ये घटता क्रम है। सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन होगा, मरकरी, उससे कम कॉपर, उससे कम जिंक, उससे कम मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उतना ही कम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मरकरी। उससे कम कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उससे कम ग्रहण करने की क्षमता जो होगी वो कॉपर में, उससे कम किसमें, जिंक में, उससे कम किसमें होगी, मैग्नीशियम में, है ना। तो ये सब धातुएं हैं, आप देख भी रहे हैं कि ये सब कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम सब धातुएं, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम बहुत कम करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक लक्षण ये होगा और दूसरा लक्षण ये पॉइंट पूरा नहीं, इसको लिख लीजिएगा, है ना। सबसे कम आक्सीकारक होती है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अपचायक क्षमता घटती थी तो आक्सीकारक क्षमता उसी का उल्टा हो जाएगी कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों लक्षण पर मैंने आपको प्रश्न कैसे बन सकता ये भी बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले लक्षण का डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए अब उसके बाद अगले लक्षण को देखते हैं। तो अगला लक्षण देखिए क्या कहता है यहाँ,
कि श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है अत्यंत क्रियाशील होती है। यानी कह रहा कि श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर स्थित होती है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है ना। और क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है ना। तो यहां पर क्या होगा कि श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है अत्यंत क्रियाशील होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर स्थित धातुएं जो होती है इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है। चलिए अगले लक्षण को देखते हैं। तो अगला लक्षण देखिए क्या कहता है कि श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है अत्यंत क्रियाशील होती है। तो श्रेणी में जो धातु अत्यंत जो ऊपर स्थित होती है अत्यंत क्रिया, अत्यंत का मतलब है अत्यधिक क्रियाशील, बहुत क्रियाशील। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा इसमें, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होगा आपका वो लिथियम हो जाएगा, उससे कम पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उसके बाद स्ट्रांसियम, उससे कम ये, फिर नीचे की ओर घटता जाएगा। यानी श्रेणी में जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाती है ना। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता घटती है। ठीक, इसी में पॉइंट आप आगे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला कहता है कि श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। कहता है कि श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर है, यानी ऊपर है ना, वो धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसका क्या मतलब है, चलिए एग्जांपल लेते तो क्लियर हो जाए। तो यहां पर जैसे ले लिया, जैसे आयरन है Fe और ये है आपका CuSO4 और ये है जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, AQ का मतलब है जलीय। ठीक, विलयन कैसा होता है, तो ये नीला होता है, नीला विलयन। ठीक, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। और यहाँ पर क्या है, उस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील या लोहे की छड़ को रख दिया गया है उस विलयन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर यही नियम लग जाएगा, यही लक्षण यहाँ पर काम कर जाएगा। होगा क्या कि आयरन देखिए श्रेणी में, देखिएगा आयरन देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर है, अब कॉपर आपका कहाँ है, ये देखिए नीचे की ओर है। तो जो धातु ऊपर स्थित होती है अपने नीचे स्थित धातु, देखिए कॉपर नीचे है तो कॉपर है, कॉपर का सॉल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर दिया गया कॉपर सल्फेट, इस धातु का लवण का विलयन है, लिखा हुआ है लवण का विलयन, तो कॉपर सल्फेट का ये विलयन हो गया। अब ये आयरन क्या करेगा, इस विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, उसे अवच्छेद के रूप में नीचे बिठा देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 और कॉपर आपका हट जाएगा। इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, तो इसका जलीय विलयन होता है हरा। तो विलयन कैसा बन जाएगा, फेरस सल्फेट का। देखिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, यही कह रहा था ये वाला लक्षण कि धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है ना। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया, तो विलयन कैसा बन गया, फेरस सल्फेट। और कलर भी चेंज हो गया, पहले कलर कैसा था, नीला, अब कैसा हो गया, हरा। तो ये काम कब होगा, जब धातु हमारी क्या है, ऊपर है और उससे नीचे स्थित वाली धातु से रिएक्शन कोई हो रही है उसके लवण के विलयन से, तब ये हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए अगला एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे है आपका जिंक और ये ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। ये तो इस तरीके के रिएक्शंस पूछ लेता है, कभी अभिक्रिया संभव है कि नहीं, और संभव है तो क्यों है उसका कारण लिखिए, या संभव नहीं है तो क्यों नहीं उसका कारण लिखिए। ये लिख देगा कि अभिक्रिया संभव नहीं है, क्यों, कारण सही समझाइए। तो कारण आपको यही श्रेणी का पॉइंट लिख देना होता है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा जिंक है और यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट है। अब देखिए जिंक की रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट से होगी या नहीं होगी, आपको देखना पड़ेगा श्रेणी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी के अंदर जिंक कहाँ है, ये देखिए नीचे है, मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है, यानी इस बार मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन है और यहाँ पर जिंक है। तो जिंक तो क्या है, जिंक मैग्नीशियम से नीचे है, इसलिए मैग्नीशियम को जिंक नहीं हटा पाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, नहीं होगी, नो रिएक्शन। उपरोक्त अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान मैग्नीशियम से नीचे है, अतः जो जिंक है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है और यह मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यही आपको लिख देना होता है, नंबर मिल जाता है आपको।
ठीक, तो ये हो जाती है रिएक्शन, इसका लक्षण और ये इसका एग्जाम्पल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले लक्षण का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं अगले लक्षण के विषय में। तो देखिएगा ये लक्षण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। क्या कहता है कि श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है, यानी इस श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में या क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, है ना, वह तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। यानी वो तनु अम्लों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगी, विस्थापित कर देंगी, मुक्त करेंगी, हटा देंगी, है ना। जैसे यहां पर देखा जाए हाइड्रोजन ये है आपका, इससे ऊपर जो भी धातुएं आपकी हैं वे तनु अम्ल का मतलब डाइल्यूट, जैसे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, इनसे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। कैसे, तो देखिएगा यहां पर, जैसे एग्जांपल में बता देता हूं आपको। जैसे कोई धातु ले लेते, जैसे मैंने यहां पर ले लिया जिंक, जिंक को ले लिया एग्जांपल के लिए, जिंक को ले लिया, ठीक, धातु जिंक ले लिया और तनु अम्ल कोई ले लिया है, जैसे मैंने ले लिया HCl। तो यहां पर देखिए ये तनु अम्ल है, डाइल्यूट है, तनु डाइल्यूट है, सांद्र की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। ठीक, तो तनु से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ZnCl2 और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। देखिए जिंक क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये गैस है मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर। ठीक, ये एरो लगाते हैं, गैस उड़ जाती है ना, इसलिए ये एरो लगा देते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखिए अब बैलेंस करने के लिए तो वहां 2 लगा हुआ, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगा सकते हैं, ये तो बैलेंस करने की बात है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अभी कोई धातु क्या करें, हाइड्रोजन से नीचे की ले लें, है ना। चलिए जैसे इसमें देखिए यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल में लिख दिया, कोई हाइड्रोजन से नीचे से कॉपर ले लिया जाए तो Cu और लिख दिया गया H2SO4 डाइल्यूट यानी तन, तो कॉपर दिया गया और सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि धातुओं की सक्रियता श्रेणी का ये नियम है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करेंगे, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रेणी का, ध्यान रखिएगा। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी से, ठंडे पानी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ठंडे पानी से क्रिया करेगा, कौन गर्म पानी से क्रिया करेगा, कौन ठंडे पानी से क्रिया नहीं करेगा, कौन गर्म पानी से क्रिया नहीं करेगा, है ना, कौन भाप से क्रिया करेगा, तो इस पर विशेष फोकस दीजिएगा। ठीक, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी से, जबकि देखिए ये लोग ठंडे पानी से, 3 लोग सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी से, मैग्नीशियम गर्म पानी से, यानी मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखिए, साफ लिखा है यहाँ, मैग्नीशियम गर्म पानी से, ठीक, क्रिया करके हाइड्रोक्साइड, है ना, यानी ये सारी धातुएं क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ये 3 लोग ठंडे पानी से, मैग्नीशियम गर्म पानी से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक, उसके बाद वाह जिंक एल्युमिनियम लोहा, जिंक एल्युमिनियम लोहा भाप से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जिंक एल्युमिनियम लोहा, ये लोग क्या करते हैं, भाप से रिएक्शन करते हैं। तो बन जाएगा क्वेश्चन, कौन भाप से क्रिया करेगा, कौन भाप से क्रिया नहीं करेगा। तो याद रखिएगा जिंक एल्युमिनियम आयरन भाप से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। देखिए धातुएं हैं तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे, तो ऑक्साइड यहाँ लिखा है, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, यानी ये धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो खास फोकस दीजिएगा इस वाले पॉइंट पर, है ना। इस श्रेणी से क्वेश्चन इस पॉइंट से अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो ये हो गए आपके विद्युत, आपकी जो सक्रियता श्रेणी होती है, ये हो गए उसके लक्षण आपके, है ना। इस श्रेणी में इतने लक्षण आपको यहाँ पर 10th लेवल पर पढ़ना होता है। इंटर में जाएंगे तो और बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, वहां पर और ज्यादा इसमें लक्षण वगैरह मिलेंगे, है ना। तो ये हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो उपयोग हैं उनको मैं बता देता हूं। चलिए, तो रासायनिक श्रेणी जो हमारी दी गई सक्रियता श्रेणी, इसके उपयोग।
तो उपयोग में देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से उपयोग हैं इसके। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, लिखा है कि धातुओं की क्रियाशीलता निर्धारित करने में। तो बिल्कुल सही बात है कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील, कौन सी धातु कम क्रियाशील, इस श्रेणी से पता चल जाएगा। इसका पहला दूसरा ही लक्षण, तीसरा लक्षण था, इसे मैंने आपको लिखाया था। ठीक, उसके बाद आक्सीय कारक व अपचायक पहचानने में, आक्सीय कारक और अपचायक निर्धारित करने में या उसको पहचानने में, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, आक्सीय कारक और अपचायक। ठीक, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, धातुओं की जल से क्रियाशीलता निर्धारित करने में। तो कौन सी धातुएं गर्म जल, ठंडे जल, भाप से रिएक्शन करेंगी और नहीं करेंगी, इसको भी बताने में ये सारणी क्या है, हेल्पफुल है, सहायता करती है ना। यही पॉइंट यहाँ पर देखिए तीसरा लिखा हुआ है। तो थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के भी पीछे समझा दिया था वहां। उसके बाद धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया निर्धारित करने में, यानी कौन सी धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगी, कौन सी धातु तनु अम्लों से क्रिया नहीं करेगी, इसको भी मैंने आपको अभी पीछे जस्ट एग्जांपल लेकर के कापर और जो लिया था पीछे एग्जांपल, उसमें बता दिया था वहां पर। ठीक, तो ये हो गया। नंबर 5 क्या कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड स्थायित्व, यानी कौन सी धातुओं के ऑक्साइड स्थायी होते हैं। स्थायित्व का मतलब है स्थायित्व, है ना। स्थायित्व का मतलब है कौन सा स्थायी है, कौन सा अपघटित हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, यानी उनके ऑक्साइड आसानी से टूट जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के नीचे आपका था कापर, है ना, ये कापर मरकरी है, Ag है, इन सभी के ऑक्साइड अपघटित हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव है ना, जिसके द्वारा किसी विद्युत में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत आवेश का प्रवाह चलता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर ज्यादा इसके विषय में नहीं जानना है। ठीक, उसके बाद विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल, ठीक, इसको निर्धारित करने में। तो ये वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन 12th क्लास में आते तो वहां पर डीपली पढ़ा जाता है। यहाँ पर केवल आपको जाना है कि उपयोग ये 5वां लास्ट में इसका कहां पर होता है ना। इसको बहुत ज्यादा समझने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये रही आज आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी या धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, मेटल एक्टिविटी सीरीज, है ना। उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके यूजेस यानी इसके क्या उपयोग हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जब शेयर करते रहेंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।